भूटान में 4 गांव चीन ने बसा लिए हैं। 4 गांव हमारी सीमा में चीन ने घुस के गांव बसा लिया। 56 इंच का सीना दिखाइए, अपनी लाल आंख दिखाइए। आप भारत के लोगों का सीना तो मत झुकाइए, उन सैनिकों के लहू की तो आप उनका तो अपमान मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, हम कब रेस्पॉन्ड करेंगे चीन को? आपके इन क्लीन चिट के कारण उसकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है। हम नहीं पूछेंगे कि क्यों आपने क्लीन चिट दी। हमारे वीर सैनिकों का सीना मत झुकने दीजिए। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी सरकार चला रहा है अफगानिस्तान में। जो सवाल पूछे उसका ट्रांसफर कर दो। आप उन लोगों के साथ आपने सरकार बना ली जिन्होंने शपथ लेते ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और भारत के प्रधानमंत्री वहां बैठे थे शपथ ग्रहण में। जो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहा है, उसको गोली मारो। उस अज्ञानी सरकारी अदाकारा के वक्तव्यों पे पूरी सरकार चुप्पी साधी हुई है। अगर पुस्तकों पे बात करनी हो तो आडवाणी जी और जसवंत सिंह जी ने कहा था, जिन्ना से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। जो गांधी है वो हिंदू है, जो गोडसे है वो हिंदुत्व है। दैट्स ऑल। आज की प्रेस वार्ता राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत, लाल आंख, 56 इंच, विस्तारवादी, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये सुन सुन के देश के कान पक गए हैं। और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम? कभी अरुणाचल के अंदर गांव बसाया जा रहा है, कभी कैलाश रेंजेस से हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे लिया जा रहा है, कभी फिंगर 4 से फिंगर 3 पे हम आ रहे हैं पेंगोंग सो लेक पे, कभी एलएसी के हमारी तरफ डेप्सांग प्लेन्स में कि मतलब 10-20 किलोमीटर तक चीनी सेना अंदर घुस गई है, कभी गोगरा और हॉट स्प्रिंग में वाई जंक्शन तक हम एलएसी के हमारी तरफ चीनी सेना घुस गई है। और आज जो तथ्य मैं लेके आया हूं आप सबके सामने, उसके अनुसार एक चीनी सैन्य विकास पर वैश्विक शोधकर्ता है, उनके फोटोग्राफ्स के अनुसार भूटान में 4 गांव चीन ने बसा लिए हैं। 4 गांव। और ये गांवों की फोटो और इन गांवों का डोकलाम से कितनी दूरी है उसकी फोटो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये चीनी वैश्विक सैन्य शोधकर्ता एक ट्विटर हैंडल है, उसने अपने ट्विटर पर ये सारी फोटोज डाली है। इसके अनुसार ये तो है जहां पे 4 गांव बसे हैं, और ये जो एरो है यहां पर डोकलाम है। ये जो एरो है यहां पे डोकलाम है, और ये जो है जहां पे 4 चीनी गांव भूटान में बसे हैं। अगर हम ये देखें ये कब से कब तक के बीच में बसे हैं, उसके बारे में भी विस्तार से इन फोटोग्राफ्स में आया है। देखिए ये 4 गांव, और छोटे मोटे गांव नहीं, यहां पे ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के फोटोग्राफ्स इस वेबसाइट ने, इस ट्विटर हैंडल ने दिखाए हैं। ये 4 गांव हैं, और ये बसे किस दौरान है? मई 2020 से लेके नवंबर 2021 के मध्य ये 4 गांव डोकलाम से कुछ ही किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर भी नहीं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये 4 गांव बसा दिए चीन ने। अब आज सवाल ये उठता है, ये 4 गांव मई 2020 से नवंबर 2021 के मध्य भूटान के अंदर चीन ने बसाए हैं, और ये 4 गांव जो डोकलाम में हमारा सीमा विवाद 2017 से चल रहा है, जहां पे डोकलाम में परमानेंट रोड कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है, वहां ये डोकलाम है, ये जो एरो है ये डोकलाम है, और ये बॉक्स है जो ये 4 गांव है। इस बॉक्स में ये बस इतनी सी दूरी पर है। ये 4 गांव छोटे गांव नहीं है। 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भूटान के अंदर घुस के चीन ने ले लिया। जो 100 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 25,000 एकड़, और डोकलाम से कुछ ही दूरी पर जहां पे चीन परमानेंट रोड बना रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर 25,000 एकड़ चीन की सेना ने ले लिया। फिर आप पूछेंगे कि साहब ये भूटान में हो रहा है, इसका भारत पे क्या असर है? तीन असर है। नंबर 1 तो ये डोकलाम से बेहद नजदीक है,
यहां से पूरी डोकलाम को सुपरवाइज किया जा सकता है। यहां पे जो जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के दूसरे हिस्सों से जो रोड जोड़ती है, उस पूरी रोड को सुपरवाइज किया जा सकता है यहां से। दूसरा, प्राचीन काल से भूटान के एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल रिलेशंस की पॉलिसी भारत और भूटान दोनों मिलके भारत उसकी सहायता करता था। प्राचीन काल से भूटान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम भारत की सेना करती थी, और यह भूटान के अंदर हो रहा है। और यह इकलौती घटना नहीं है। अगर मैंने आपको 5 घटनाएं तो गिनाई पिछले 18 महीने में। पहले कैलाश रेंजेस में हमारी सैन्य टुकड़ी थी, उसको पीछे ले लिया गया। फिंगर 4 तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस की टुकड़ी जाया करती थी, उसको पेंगोंग सो लेक से फिंगर 3 तक ले लिया। जो एलएसी के हमारी तरफ वाई जंक्शन तक डेप्सांग प्लेन्स में हमारी टुकड़ी हमारे कब्जे में हुआ करता था, उसको पीछे ले लिया। जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में एलएसी के हमारी तरफ वाई जंक्शन तक हमारी टुकड़ी जाती थी, उसको पीछे ले लिया। अभी कुछ ही दिनों पूर्व पेंटागन ने एक रिपोर्ट में बताया कि अरुणाचल की हमारी सीमा में, ये भूटान की नहीं, हमारी सीमा में चीन ने घुस के गांव बसा लिया। वो भी रिपोर्ट, उसके बारे में 2 सप्ताह पहले हमने आप सबको ब्रीफ भी किया था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे जीओसी चीफ ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांड, उनका वक्तव्य दे रहा हूं। चाइना इज गेटिंग एक्टिव एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स एंड हाईवे इन द चुंबी वैली, और ये चुंबी वैली डायरेक्टली अफेक्ट्स एंड थ्रेटन्स द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये यही है, सारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यही है, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं। The chicken neck which connects our 7 northeastern states with rest of India, that is of strategic importance for our country. पर प्रधानमंत्री जी अपनी दिव्य मौनता में हैं। वो चश्मा पहन के जिस तरह उन्होंने भगवान की आराधना में बैठ गए थे, उसी तरह मौन धारण करके बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भारत में अरुणाचल के अंदर हमारी सीमा में गांव बस रहे हैं, डोकलाम से कुछ ही दूरी पर भूटान की सीमा में गांव बस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आपका 56 इंच का सीना दिखाइए, अपनी लाल आंख दिखाइए। आप भारत के लोगों का सीना तो मत झुकाइए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस का सीना तो मत झुकाइए, अपनी चुप्पी तोड़िए। और ये चीन के लिए जो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हो, विस्तारवादी ताकत, अरे क्या विस्तारवादी? आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि ये चीन की दुर्भावना है, ये चीन का अतिक्रमण है, इसको हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। हम 56 112 इंच नहीं प्रधानमंत्री जी, पर कम से कम 6 इंच का तो काम कीजिए। कम से कम चीन की आंख में आंख डाल के हमारे हिंदुस्तान के लोगों की बात तो उसे बताइए, अपनी खामोशी तोड़िए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत सरकार और मोदी सरकार क्यों भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ समझौता कर रही है? और मैंने आपको उदाहरण दिए, कभी कैलाश रेंजेस से पीछे सेना को ढकेल दिया जाता है, कभी फिंगर 4 तक जो हमारी एलएसी के हमारी तरफ हमारी सैन्य टुकड़ी गश्त लगाती थी, उसको फिंगर 3 पे रोक दिया जाता है, कभी एलएसी के हमारी तरफ गोगरा और हॉट स्प्रिंग में जो एलएसी के हमारी तरफ चीनी सेना अपने बंकर बनाती है, अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाती है, अपने हेलीपैड बनाती है, और हम खामोश रहते हैं। कभी अरुणाचल के अंदर घुस के 4 किलोमीटर अंदर घुस के चीनी सेना, चीन की सरकार अपना गांव बसा देती है, और हम चुप रहते हैं। हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ ये समझौता क्यों प्रधानमंत्री जी? हमारे सैनिक जिन्होंने जब भी उनको आगे बढ़ने का कहा गया सरकार के द्वारा, उन्होंने चीन को पीछे धकेल के दिखाया। हमारे सैनिक जिन्होंने भारत मां की 1 इंच भूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक भारत माता के लिए अपना लहू बहा दिया, उन सैनिकों के लहू की तो आप उनका तो अपमान मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। क्योंकि हमने देखा पिछले साल कि किस तरह
निहत्थे होने के बावजूद हमारे सैनिकों ने चीन की सेना से लोहा लिया और उनको पीछे धकेल के माने। उनके लहू का, उनकी मातृभक्ति, उनकी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का तो अपमान मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। उनकी वीरता का तो अपमान मत कीजिए, उनकी करेज का तो अपमान मत कीजिए। नंबर 4, चीन आए दिन वर्बल, ज्योग्राफिकल, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एग्रेशन हमको दिखाता है आए दिन। भले ही वो वैश्विक पटल हो, भले ही वो और इस तरह की हरकतें हो, और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। हम कब रेस्पॉन्ड करेंगे चीन को? When will we respond to the China's verbal, geographical, military and strategic aggression? हम कब रेस्पॉन्ड करेंगे चीन को? अरे प्रधानमंत्री जी, हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आपने क्लीन चिट क्यों दी चीन को। आपने दी ना उनको, इसलिए उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने देखा कि भारत की भूमि के अंदर घुस के भारत के सैनिकों को साथ दुर्व्यवहार करने के बावजूद भारत की सरकार कहती है ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। आपके इन क्लीन चिट के कारण उसकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि कब आप एग्रेशन दिखाओगे, कब आप चीन को आंखों में आंखें डालकर उसका जवाब दोगे? भले वो डिप्लोमेटिक स्तर का हो, भले वो स्ट्रेटेजिक स्तर का हो, भले वो मिलिट्री स्तर का हो, भले वो वर्बल स्तर का हो, भले वो ज्योग्राफिकल स्तर का हो, कब जवाब दोगे? भारत के लोग ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम चीन का चौतरफा एग्रेशन क्यों झेल रहे हैं? ऐसी हमारी क्या मजबूरी है? ऐसा हमारा क्या उनके साथ रिश्ता है? ऐसा आपने झूले खाते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसा क्या वादा कर दिया कि आज आप चुप्पी साधे हुए हो? क्या बाध्यता है कि चाइना हमारी भूमि पे अतिक्रमण किए हुए और सरकार चुप है? प्रधानमंत्री जी, चुप्पी तोड़िए। हम आपसे नहीं पूछेंगे कोई सवाल, बता दीजिए। नहीं बोलेंगे कि आपने साबरमती पे झूले खाते हुए क्या बात की, नहीं कहेंगे कि आपने जो उनको क्लीन चिट दी, ना घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, उनसे उनके हौसले और ज्यादा बढ़ गए। नहीं पूछेंगे कि आपने आज तक चीन का नाम लेके उसको ललकारने का काम नहीं किया, उसके लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया। नहीं पूछेंगे कि आप जो लाल आंख और 56 और 112 इंच की जो बातें करते थे उसका क्या हुआ। पर हम ये जरूर कहेंगे कि आपकी इस चुप्पी से हर हिंदुस्तानी का, हर सैन्य अधिकारी का, हर भारत मां के वीर जवान का सीना झुक जरूर गया है। कितने इंच का आपका सीना है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे कोई सवाल। भारत मां के वीर सपूत तो निहत्थे भी थे तो भी चीन की सेना से लोहा लिया, पर भारत मां की 1 इंच की भूमि भी उनके हवाले नहीं करी। पर आप तो चुप्पी साध लेते हो। कब आंखों में आंखें डालोगे? हम लाल वाली नहीं बात कर रहे, सामान्य आंखें में आंखें डाल के बात कीजिए। जो ब्लैक रेटिना और सफेद जो बैकग्राउंड है वही आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए और बताइए कि हम कब तक सहेंगे। क्योंकि भारत सरकार तो बताती ही नहीं है कुछ। भारत सरकार तो चुप्पी साधती है। कभी बोलती मंगोलिया के नीचे वाले देश, कभी बोलती विस्तारवादी देश, कभी पर्यायवाची शब्द, सिनोनियम्स। वाई सिनोनियम्स? अरे चाइना को चाइना बोलने से क्या डर है प्रधानमंत्री जी? चीन को चीन बोलिए। आप ये विस्तारवादी ताकतें नहीं होगी, हम लाल आंख दिखा देंगे, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अरे जब बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल की समिट्स हुई, अभी ब्रिक्स लेवल की समिट हुई देश में, तो रशिया के राष्ट्रपति ने चीन का नाम लेके बोला, पर प्रधानमंत्री जी जो होस्ट कर रहे थे ब्रिक्स नेशन की समिट, वो चुप, चीन का नाम ना ले। मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से और हर हिंदुस्तान के निवासी की ओर से, आपको हम नहीं बोलेंगे सवाल, आपकी पुरानी गलतियां आपको याद नहीं दिलाएंगे। अब तो बोलो तो सही, क्यों शांति धारण किए हुए हो? क्यों आप चुपचाप बैठे हो? अपनी चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी और ये पर्यायवाची शब्दों के जाल से बाहर निकलिए, वरना ये तो दिन ब दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। कभी अरुणाचल में हमारी सीमा में घुस के गांव बसा देता है, कभी भूटान के अंदर 100 स्क्वायर किलोमीटर 25,000 एकड़ की भूमि में गांव बसा देता है। और ये फोटो देखिए मैम, ये फोटो आपको मैं दिखाता हूं, मतलब ये इससे ज्यादा
गंभीर विषय कुछ नहीं हो सकता। ये यहां पे फोटोज में ब्रिजेस बना दिए उन्होंने, ये ब्रिज है पूरे, ये पूरे ब्रिजेस हैं। और ये सारे जो मैंने आपको ट्विटर हैंडल दिया उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे सारी फोटोज हैं, मैंने वहीं से ली है। और आपको भी मैं एनेक्शर के रूप में सारी फोटोज दे रहा हूं। पूरा उन्होंने कैलकुलेशन करके कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए यह खतरा है। यह डोकलाम से बिल्कुल नजदीक है। आप ये वाला जो मानचित्र है इसको देखिए, ये जो है ये डोकलाम है, ये पहला एरो। ये जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये वो 4 गांव है भूटान के टेरिटरी में। और ये जो एरो है, ये इस एरो के अंदर जो हमारा चिकन नेक सिलीगुड़ी जिसको हम कहते हैं कॉरिडोर, वो है। तो आप यहां से इस पूरे एरिया को सुपरवाइज कर सकते हो। पर भारत सरकार चुप, भारत सरकार झूले, भारत सरकार लाल आंख, भारत सरकार पर्यायवाची शब्द, ये हमारी चीन की नीति है। अनफॉर्चुनेटली दुख होता है मुझे, और मैं विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपसे नहीं पूछेगा कि लाल आंख का क्या हुआ। हम नहीं पूछेंगे, पर आंखें तो खोलिए, आंखें खोलिए और चीन को जवाब दीजिए। हिंदुस्तान का कोई आदमी आपका 56 इंच वाला सीना नापने नहीं आएगा, पर सीना तो रखिए, सीना, देश का सीना तो मत झुकने दीजिए प्रधानमंत्री जी। आपकी चुप्पी से देश का और हमारे देश के सैनिकों का सीना झुक रहा है, उसको बचा लीजिए। हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और इस जो चीन की जो मैं कहूंगा उद्दंडता, कभी हमारे एरिया में घुस के गांव, कभी हमारे पड़ोसी के एरिया में घुस के गांव, या गांव पे गांव बस रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। हर जगह उठाएंगे। अरे ये हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का इश्यू है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का इश्यू है। इससे गंभीर मुद्दा देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट कुछ किलोमीटर दूर चीन गांव बसा के बैठा है। अरुणाचल में हमारी सीमा के अंदर 4.5 किलोमीटर घुस के गांव बसा लेता। और जैसा मैम ने सवाल पूछा, ये सारी बातें सरकार से पता नहीं चलती है। कभी तो पेंटागन की रिपोर्ट आती है, कभी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं, सरकार नहीं बता रही देश को कि ये हो गया है। ये चीजें दूसरे मुल्कों के लोग देशवासियों को बता रहे हैं। तो हम इस गंभीर मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, संसद के बाहर भी उठाएंगे। और मैं आपके माध्यम से मैम सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो पुरानी गलतियां, आप उससे डर रहे हो, कोई बात नहीं, हम नहीं पूछेंगे आपकी गलतियों के सवाल। हम नहीं पूछेंगे कि क्यों आपने क्लीन चिट दी, हम नहीं पूछेंगे कि झूले खाते हुए 9 बार आपने क्या बातें करी, कभी समुद्र के तटों पर, कभी साबरमती के किनारे, कभी चीन के हॉलिडे डेस्टिनेशंस पे आपने चलते चलते चीनी चाय पी पी के क्या बातें करी। हम वो सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, पर हमारे देश का सर मत झुकने दीजिए मोदी जी। हमारे वीर सैनिकों का सीना मत झुकने दीजिए। उनमें आज भी इतना करेज है कि उन्होंने दिखाया पिछली साल कि निहत्थे होने के बावजूद भारत माता की 1 इंच भूमि को उन्होंने दुश्मनों के हवाले नहीं किया। और यहां पे तो 100 स्क्वायर किलोमीटर का गांव बस रहा, 25,000 एकड़ का गांव बस गया। और सरकार नहीं बता रही देशवासियों को, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बता रहे हैं। और ये आज नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, ये मई 2020 से लेके नवंबर 2021 के मध्य हुआ। पूरी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति आ चुकी थी, व्यापार बढ़ रहा था, लोगों का रोजगार बढ़ रहा था, पर्यटन विकसित हो रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज घाटी में, कश्मीर में और इलाकों में उपद्रवी एक्टिविटीज अचानक से बढ़ गई? क्यों हुआ? इसके कारण समझने पड़ेंगे। जब पाकिस्तान एक प्रॉक्सी सरकार चला रहा अफगानिस्तान में, सरकार चुप बैठी है। हमारी डिप्लोमेसी क्या है? मैंने इसी पटल से एक सवाल पूछा था, व्हाट इज आवर अफगान पॉलिसी? चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दैट इज ए ट्राइंगल विच इज डेवलपिंग. What is our reaction? What is our policy to that? We want to know. आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी माननीय प्रधानमंत्री जी कि टेररिज्म नींव से हटा देंगे। अभी पिछले 5-7 दिन पहले ही 5वीं बरसी गई है नोटबंदी की, क्या हुआ उसका?
क्या हुआ उस वादे का? आपने वादा किया था ना कि नोटबंदी के बाद जो आतंकवाद की घटनाएं हैं वो समूल नष्ट हो जाएगी। कहां नष्ट हुई? आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम ये चीज कर देंगे तो इसके बाद वहां पे कोई भी जाके जमीन खरीद लेगा और वहां पे बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा। क्या हुआ उस वादे का? कितने लोगों ने जमीन खरीदी कश्मीर में? क्या आप बताएंगे? संसद में खड़े होके आप ही के नुमाइंदों ने बताया कि एक ट्रांजैक्शन हुआ अभी तक। तो वी वांट टू से, नंबर वन, प्लीज गिव ए कंप्लीट स्टेटहुड टू द जम्मू एंड कश्मीर। बिना राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए आप वहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकते हो। और फिर स्टेटहुड देने के बाद द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट शुड टेक डिसीजंस। आपके लोग यहां से वहां जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने 2-3 उपराज्यपालों को बदल दिया। पहले वाले मलिक साहब ने सवाल उठाए तो उनको गोवा भेज दिया, उन्होंने गोवा में सवाल उठाए तो उनको मेघालय भेज दिया। जो सवाल पूछे उसका ट्रांसफर कर दो। अगर इतना इजी होता चीजों को समाधान करना तो सिर्फ ट्रांसफर से काम होता रहता। उन्होंने कहा वहां पे करप्शन चल रहा है। उन्होंने नाम लिया मलिक साहब ने कि आरएसएस से जुड़े एक आदमी ने मुझे ऑफर दिया कि हजारों करोड़ का करप्शन मैं अगर ये फाइल पास कर दूं तो हो जाएगा। और कौन है वो आरएसएस से जुड़ा आदमी? देश को और हर व्यक्ति को पता है। मुझे बताने की, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कौन वहां पे जाके कंटिन्यूस जाते थे जब मलिक साहब वहां पे राज्यपाल थे? कौन इंटरफियर करते थे? आप करप्शन करते हो। आप आतंकवाद से जुड़े हुई लेडी को अपनी पोस्टर गर्ल बना देते हो, आसिया अंद्राबी को। आप मसरत आलम जैसे लोगों को घाटी में पनपाते हो। आप उन लोगों के साथ आपने सरकार बना ली जिन्होंने शपथ लेते ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और भारत के प्रधानमंत्री वहां बैठे थे शपथ ग्रहण में। अब वो खराब हो गया आपके लिए। अब वही लोग आपको फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। उन लोगों को आपने नजरबंद कर दिया। तो मेरा और कांग्रेस पार्टी का और हर देशवासी का ऐसा मानना है, अगर इसमें शांति बहाल करनी है, सबसे पहले स्टेटहुड को रिस्टोर कीजिए, चुनी हुई सरकार को वहां पे बैठाइए। ये दिल्ली वाला मॉडल नहीं चलेगा जो आप प्रॉक्सी करना चाहते हो ना, जो बात करते हो ना आप हरदम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नहीं है, डिस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म है। कभी पंजाब राज्य की आधे से ज्यादा भूभाग के पुलिस के अधिकार आप लेना चाहते हो, कभी यहां पे यूटी बना के उनके पूरे अधिकार आप लेना चाहते हो। ये मॉडल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। स्टेटहुड को रिस्टोर करके चुनी हुई सरकार को वहां निर्णय लेने का मौका दीजिए, क्योंकि पूर्व में ऐसा जब जब हुआ है, जम्मू कश्मीर लद्दाख सारे एरिया में शांति स्थापित हुई थी और वहां पे व्यापार और रोजगार भी स्थापित हुआ। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? क्यों मारा? हिंदुत्व ने हिंदू धर्म को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि उनके मन में हिंदू धर्म के सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, गुड नॉलेज कैन कम फ्रॉम एनी साइड, ये जो ऋग्वेदा की बातें थी वो उनको समझ में नहीं आती थी। उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती थी, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिवनेस। जबकि गांधी के हिंदू धर्म को समझ में आती थी इंक्लूसिवनेस। सब कुछ ग्रहण करो, अच्छी चीजें। अच्छी चीज आपने दिखी तो आपसे लिया, उनसे दिखी तो उनसे लिया, उसको कहते हैं हिंदू धर्म। और गोडसे का हिंदू क्या है? हिंदुत्व है कि भाई जो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, उसको गोली मारो। और अनफॉर्चुनेटली जो एक अज्ञानी सरकारी अदाकारा है देश में, वो अज्ञानी सरकारी अदाकारा को भी यही मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि 2 कारण हो सकते हैं उनके वक्तव्य के। नंबर 1, उनको वक्तव्य दिया जा रहा हो लिख के कि आज ये बोलो, क्योंकि अभी पद्मश्री के ऊपर पद्म भूषण भी होता है, अगले साल उसके लिए भी आपको हम चिन्हित कर सकते हैं, ताकि आप मुद्दों को भटकाओ, ताकि किसानों की बात देश में कोई नहीं कर सके, जो नौजवानों के बेरोजगारी की बात देश में कोई नहीं कर सके, सुशासन की बात देश में कोई नहीं कर सके, एजुकेशन की बात देश में कोई नहीं कर सके। और वो अज्ञानी सरकारी अदाकारा आए दिन राष्ट्रपिता को अपमानित करती है। और सरकार, जैसे यहां पे चुप्पी साधी हुई है ना,
प्रधानमंत्री जी मम है ना चीन के मुद्दे पे, वैसे के वैसे उस अज्ञानी सरकारी अदाकारा के वक्तव्यों पे पूरी सरकार चुप्पी साधी हुई है। पूरी सरकार, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कभी वो बोलती है महात्मा गांधी को भीख मिली थी। मैं तो ये कहूंगा 1947 में हमें नहीं मिली थी भीख, और अज्ञानी सरकारी अदाकारा कर लो अपने दिमाग को ठीक, हमें कोई भीख नहीं मिली थी। सरदार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए और ये अज्ञानी सरकारी अदाकारा कह रही कि भीख मिली थी। कभी कहती सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच डिफरेंसेस थे। कल सुभाष चंद्र बोस की सुपुत्री ने साफ कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस अगर दुनिया में किसी का रेस्पेक्ट करते थे तो वो महात्मा गांधी थे। पर अज्ञानी सरकारी अदाकारा को कौन समझाए? इसलिए हमने मांग करी कि इस अज्ञानी सरकारी अदाकारा को भारत सरकार इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि जो हमारे देश में खड़े होके राष्ट्रपिता को गाली बोलती हो, जो हमारे शहीदों को रोज अपमानित करती हो, जिसको इतिहास का ई नहीं पता, वो उसको ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, और जितने भी इस अज्ञानी सरकारी अदाकारा को जितने भी अवार्ड्स मिले वो सारे वापस लिया जाए, क्योंकि इस भूमि पे खड़े होके महात्मा गांधी का अपमान कोई नहीं सह सकता। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसको मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए अज्ञानी सरकारी अदाकारा को कहीं से चिट मिलती है कि आज ये बोल दो, और या दूसरा एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत महात्मा गांधी का जो रोज अपमानित किया जाए और गोडसेवादी ताकतों को महात्मा गांधी से रिप्लेस किया जाए। पर ध्यान रहे, अज्ञानी सरकारी अदाकारा, आपको अहिंसा का नहीं पता है और आप अहिंसा पे कमेंट्री करती हो। क्या होता है अहिंसा? ये कोई फिल्म नहीं है कि जहां पे आप झूठ मूठ के लकड़ी के घोड़े पे बैठ के अपनी फिल्म बना ली। वो फिल्म नहीं है। ये महात्मा गांधी ने प्रैक्टिस किया है, एक लाठी के दम पर हजारों अंग्रेजी सैनिकों को, जिनके पास तोपें, जिनके पास बंदूकें, सारे आधुनिक हथियार थे। गांधी के पास एक टूटी फूटी लाठी थी, उस लाठी से उनको बाहर निकाल दिया। उसको कहते हैं अहिंसा, अज्ञानी सरकारी अदाकारा। और अहिंसा का पाठ लेना हो तो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता को, अपने जहां पे भी आप हो वहां के नियरेस्ट कार्यकर्ता को बुला लेना, वो आपको 1 घंटा 2 घंटा तक आपको अहिंसा का पाठ दे सकता, अज्ञानी सरकारी अदाकारा। क्योंकि अहिंसा के लिए चाहिए प्रेम, अहिंसा के लिए चाहिए सद्भाव, अहिंसा के लिए चाहिए एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना। आपके मन में वो है ही नहीं, आपके मन में है नफरत, घृणा, द्वेष, कि ये सब हिंदुत्व के प्रीचर है नाथूराम गोडसे, हिंदू के प्रीचर है महात्मा गांधी। इन दोनों के चरित्र में जो अंतर है वही हिंदू और हिंदुत्व में अंतर। अगर पुस्तकों पे बात करनी हो तो आडवाणी जी और जसवंत सिंह जी ने कहा था जिन्ना से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जिन्ना से बड़ा सेकुलर कोई नहीं? उस पुस्तक में लिखा गया। अगर पुस्तकों पे ही बात करनी है तो गोलवलकर जी ने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। ये बोला कि ब्रिटिशर से बड़ा शत्रु देश में रह रहे मुसलमान और ईसाई है। उन पुस्तक का क्या होगा? उसके बारे में अपनी नीति को निर्धारित करें। अगर आपने लिखावट पे ही बात करनी है तो आजाद हिंदुस्तान का एक नेता जिन्ना की मजार पे नहीं गया, पर भाजपा का संस्थापक श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाते हैं और वहां लिख के आते हैं जिन्ना इज द बिगेस्ट सेकुलर। क्या आप मानते हैं? क्या मोदी जी ये बात को मानते हैं? क्या देश के भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता इस बात को मानते हैं? आडवाणी जी से तो हम नहीं पूछ सकते क्योंकि वो तो मार्गदर्शक मंडल पे है। मार्गदर्शक मंडल वर नॉट एलिजिबल टू स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट। दे आर ओनली मार्गदर्शक, एंड मार्गदर्शक को जब मार्ग की जरूरत होगी जब पूछ लेंगे। पर जिनको मार्ग की जरूरत है, जो उस मार्ग पे चल रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि इन पुस्तकों में जो लिखा हुआ है क्या उस पर बिलीव करते हो? हमने तो आपने पूछा सर हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है, हमने बता दिया आपको। ये है हिंदू, जो गांधी है वो हिंदू है, जो गोडसे है वो हिंदुत्व है। दैट्स ऑल। इसमें और कोई अंतर नहीं है, और दोनों अपने अपने आइडियोलॉजी के शिखर पुरुष है। अब देश को तय करना है कि उसको गांधी के बताए हुए अहिंसा के मार्ग पे चलना है कि गोडसे के बताए हुए हिंसा के मार्ग पे चलना है। देश को तय करना है कि उसको देश में अज्ञानी सरकारी अदाकारा के जो इतिहास बता रही उस पे चलना है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू बहा दिया, जिसके लिए सरकारी अदाकारा भीख बोलती है, उस मार्ग पे चलना है।
1947 में भीख मिल गई, 2014 में आजादी मिल गई, 2021 में पद्मश्री मिल गया, 2022 में यूं ही बोलती रही तो और भी अवार्ड मिल जाएंगे। जिसको इतिहास नहीं पता, जिसकी इतिहास की नॉलेज कुछ नहीं है, वो तो वन साइडेड, जिसको ट्विटर ने अपने हैंडल से बैन किया कि अज्ञानी लोगों को ट्विटर पे जगह नहीं है, झूठ बोलने वालों को ट्विटर पे जगह नहीं है, उसको हमारी सरकार क्या दे रही है? देश का सबसे रेपुटेटेड सिविलियन ऑनर पद्मा अवार्ड। इसलिए हम मांग करते हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि गांधी का अपमान हिंदुस्तान ने ना तो पहले सहा है, ना आगे सहेगा, ना आज सहेगा। और दूसरा, जितने भी अवार्ड मिले हुए हैं इनको, क्योंकि ये अवार्ड भारत के लोगों के अवार्ड है, इन अवार्ड्स को वापस ले, क्योंकि हमारे पुरखों को, मेरे दादा को, आपके दादा को, आपके नाना को इस अज्ञानी सरकारी अदाकारा ने अपमानित किया है। क्योंकि हमारे दादा, हमारे नाना आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या अज्ञानी सरकारी अदाकारा में इतना कलेजा है कि वो ये पूछे कि जब पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु सब आजादी के लिए लड़ रहे थे तो आरएसएस कहां छुपी हुई थी? बताइए ना। आरएसएस का तो जन्म हो चुका था, वो कहां छुपी हुई थी? वो ये कह रही थी उस समय कि ब्रिटिशर्स हमारे एनिमी नहीं है, हमारे एनिमी एक दूसरे धर्म के दो लोग हैं। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि हिंदू धर्म के शिखर पुरुष है महात्मा गांधी जी, हिंदुत्व के शिखर पुरुष है नाथूराम गोडसे। सीबीआई के बारे में क्या बोलें? मैं सरकार ने बनाई है, जो बार बार राहुल गांधी जी ने भी इंगित किया है। आपको इंस्टीट्यूशंस बनाने में 100 साल लगते हैं, इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने में 100 साल लगते हैं। आज आप इन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि आपको बहुत कुछ छुपाना है, क्योंकि आपको अपने मित्रों को बचाना है, क्योंकि आपको विपक्ष की आवाज को दबाना है। पर जो विपक्ष, जो कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से नहीं दब पाई, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनसे क्या दबेगी? ये आपकी गलतफहमी है। और मैं फिर पुनः आग्रह करूंगा मोदी जी से कि मोदी जी, इंस्टीट्यूशंस के साथ ना खेलें, इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी बनाए रखें, लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी बनाए रखें, संविधान की क्रेडिबिलिटी बनाए रखें। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी मोदी जी। ऐसा नहीं है कि हजारों वर्षों तक आप ही उस पद पर रहोगे, पर अगर हम एक बार इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को गिरा देते हैं तो उनको वापस उठाने में बहुत 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 ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। भारत के लोगों का जो इंस्टीट्यूशंस के प्रति जो विश्वास है, जो आदर है, उसको खत्म करने का, उनको समाप्त करने का प्रयास ना करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।